नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी बोर्ड हेल्प यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीजी बोर्ड के गणित के चैप्टर नंबर 8 जो कि है बैंकिंग एंड टैक्सेशन वाला, उसका प्रश्नावली एक तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं जो कि संबंधित था सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता से। वो वाला तो हम लोग प्रश्नावली एक में किए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जो सॉल्व करेंगे वो प्रश्नावली 2। लेकिन प्रश्नावली 2 को जो सॉल्व करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या स्टेप्स है उसके, उसको पहले समझ लेते हैं। क्योंकि गणित में जब तक आप डायरेक्ट सॉल्व करवा रहे हैं, आप उसको देख के सॉल्व कर रहे हो, उससे आप नहीं सीखोगे। आप किस चीज़ से सीखोगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके हर एक चीज़ को आपको एक एक चीज़ को बारीकी से समझना होगा। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर ये वीडियो आप अगर देख लेंगे तो जो आयकर से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे बुक के अंदर, बुक के बाहर कहीं से भी आएंगे, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और एक बार अगर आप उसे देखेंगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन कहीं पे भी जाकर आप गलती नहीं करोगे। मैं इतने बारीकी से हर चीज़ को समझाऊंगा। तो सबसे पहले जो आयकर निकालना है हमको, तो उसको कैसे आपको सॉल्व करना है, प्रश्न को देखकर क्या क्या करना है, मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा उसमें आपको देखना है कुल वार्षिक आय। पहला स्टेप आपको निकालना है कुल वार्षिक आय निकालना, जो आपको प्रश्न में दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या निकालना है, जो उस कर्मचारी है, जो भी वो व्यक्ति है, उसने कहाँ कहाँ दान किया है, कोई राहत कोष में दान किया है। ये प्रश्न में ये शब्द लिखे हुए आपको दिखेंगे, दान की गई राशि राहत कोष में, कुल कर मुक्त राशि। तो जो दान किया गया राशि उसमें कितने परसेंट, 50% कर मुक्त है या 100% कर मुक्त है, वो आपको निकाल लेना है। उसमें दान जितने भी रहेंगे, 1 या 2 राशि रहेंगी, उसमें 2 या 3 से भी हो सकता है, ज़्यादा जगह दान किया तो इस सभी को आपको जोड़ लेना है। वो दूसरा स्टेप आपका निकलेगा कुल कर मुक्त राशि। मान लीजिए 10,000 है, उसका 50% दान की गई राशि कर मुक्त है, तो कितना हो जाएगा 5,000। राहत को 10,000 दी है तो 15,000, तो कुल कर मुक्त राशि कितना हो जाएगा 15,000, ठीक है। थर्ड स्टेप आपको जो निकालना है शेष आय। तो शेष आय क्या होता है, आपको जो स्टार्टिंग में उसका कुल वार्षिक आय था उसमें से ये कर मुक्त राशि जो आप अभी अभी निकाले हो उसको आप माइनस कर दोगे, तो क्या मिलेगा आपको शेष आय। शेष आय निकालने के बाद क्या करोगे, कुल जमा राशि। अब देखोगे कि उसने अपना पैसा कहाँ कहाँ जमा किया है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करके रखा है। जैसे कि भविष्य निधि में कोई जीवन बीमा का प्रीमियम भर रहा है, कोई बचत पत्र खरीद ली है, कोई शेयर्स खरीद लिए है, तो उसने कहाँ कहाँ जमा करके रखा है, कुल जमा राशि आप निकालोगे। तीनों चारों चीज़ों को जोड़ के, भविष्य निधि, जीवन बीमा, बचत पत्र, इन सभी को जोड़ के आप कुल जमा राशि निकालोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट अगला स्टेप जो आएगा, कर योग्य आय। कर योग्य आय कैसे, यही जो आय है इसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये कैसे निकालोगे आप, आपने जो अभी शेष आय निकाला था 3 नंबर स्टेप में, है ना, तो उसमें से आप क्या कर दोगे, कुल जमा राशि, ये जो कुल जमा राशि है यहाँ पर चौथे स्टेप को आप माइनस कर दोगे। ये तीसरे स्टेप में जो शेष आय निकालोगे उसमें से कुल जमा राशि को आप माइनस करोगे तो कर योग्य आय निकलेगा। अब इसमें भी 2 बातें हैं। क्वेश्चन में दिया रहता है कि इतने रकम तक छूट है ना। जो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि 1 लाख तक कर मुक्त है, 1.5 लाख तक, 2 लाख तक कर मुक्त है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखोगे, शेष आय है जो कुल जमा राशि है, वो जो राशि है वो कर मुक्त जैसे कि 1 लाख है, तो 1 लाख से अगर कम है तो कुल जमा राशि को आप घटा दोगे शेष आय में से, तो कर योग्य आय निकल जाएगा। लेकिन अगर कर मुक्त 1 लाख है और आपका कुल जमा 1 लाख से अधिक है, तो आप यहाँ पे जो अधिकतम छूट जो दिया रहेगा 1 लाख, तो 1 लाख को घटाओगे, ना कि कुल जमा राशि को। ये स्टेप आप याद रखो, आपको कोई नहीं बताता है वीडियो में। मैंने बहुत वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, लेकिन वहाँ पे आपको ये समझा कर नहीं बताता है। हर बार जैसे प्रश्न में कुल जमा राशि 1 लाख तक छूट है, तो 1 लाख से कम आ रहा है तो वो लोग
वैसी चीज को घटा के बता रहे हैं, लेकिन कभी कभी प्रश्न में अगर वो 1 लाख से ऊपर हो जाए तब क्या करना है, तो तब आपको वो जो कुल जमा उसको ना घटाकर जो दिया गया है छूट 1 लाख, तो सीधा सीधा 1 लाख को आपको शेष आय में से घटाना है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद तो आपका कर योग्य आय लग गया है। कर योग्य आय जो आया है, अब इसी में टैक्स लगाना है आपको। इसी के ऊपर जितने भी कर है वो लगेंगे। तो कर जो लगेंगे वो जो आपको टेबल दे के रहेगा, इतने से जैसे 2 लाख तक शून्य है, 2 लाख से 5 लाख तक 10% है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% है, वो सब लगेंगे। तो दे आयकर कैसे, जो आयकर की जो दरें आपको टेबल में देकर रहेगा उसी के हिसाब से लगाना है। इसमें भी यहाँ पर भी 2-3 चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, वो मैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त समझाऊंगा, यहाँ आपको समझ नहीं आएगा। उसके बाद लास्ट स्टेप जो आपका आएगा वो कुल दे है। कुल दे आयकर सभी जो टैक्स रहेंगे, जैसे कि कुल यहाँ पर आ जाएगा दे आयकर। उसके बाद उसमें रहेगा शिक्षा उपकर, माध्यमिक शिक्षा उपकर, इस टाइप के आपको प्रश्न में और टैक्स लगाने के लिए दिए रहेंगे। तो कुल दे आयकर जब आप निकालोगे तो 2-3 चीजें जितने भी आपके टैक्स निकले हैं आयकर, और सभी को जोड़कर आप कुल दे आयकर निकालोगे। समझ में आया? तो चलिए मैं आपको इसी चीज, बस ये 6 स्टेप है, आप इसको अलग से लिख कर रख लीजिए, आपको याद रहना चाहिए हमेशा। ये आप ये चीज क्वेश्चन को रटने की या फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, ये 7 चीजें आप याद रखो कि एक स्टेप बाय स्टेप निकालना है। उसके बाद आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ इसी स्टेप से। तो ये है प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न में लिखा है वित्तीय वर्ष 2013-14 में कर्मचारी की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 4,10,000 है। पहला स्टेप आपको ये मिल गया है, 4,10,000 रुपये उसका वार्षिक आय है, ठीक है। वहाँ प्रति माह 4,000 अपने सामान्य भविष्य निधि खाते में तथा 24,000 वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है। अब उसकी कुल जमा राशि जब लिखेंगे तब इनको जोड़ेंगे हम। प्रति माह कहाँ जमा कर रहे हैं, भविष्य निधि में, तो इसको प्रति माह है तो इसको वार्षिक करेंगे तो 4,000 को 12 से गुना करके निकालेंगे। और जीवन बीमा ये वार्षिक है, तो इन दोनों को हम लोग कहाँ जमा करेंगे, कुल जमा राशि में आएगा ये। और 25,000 का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है, ये भी जमा राशि में जोड़ेंगे तीनों राशि को। समझ लो आप प्रश्न। प्रधानमंत्री राहत कोष जो कि 100% कर मुक्त है, 20,000 तथा एक वृद्धाश्रम में 12,000 जिसका 50% कर मुक्त है, दान करता है। ये है दान। तो ये पूरा जो 100% कर मुक्त है 20,000, तो ये भी उसके में आय में से कम करेंगे क्योंकि इसमें टैक्स नहीं लगेगा। और वृद्धाश्रम में 12,000 का 50% 6,000, इसको भी हम लोग घटाएंगे क्योंकि इस पर टैक्स लगने वाला नहीं है। ये सब कहाँ से घटेगा, उसके जो 4,10,000 है उसमें से इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। सभी बचत 1,00,000 रुपए तक कर मुक्त है। अब देखिए ये बचत क्या होगा, ये हो जाएगा 24,000, ये 48,000, ये 24,000 है, 25,000, इसको जोड़ेंगे फिर देखेंगे वो 1,00,000 तक है क्या। 1,00,000 से नीचे रहेगा तो उस पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो वो भी हमारे ये जो इनकम है उनमें से घटेगा। 1,00,000 से ज़्यादा रहता तो फिर वो अलग हो जाता, उसको 1,00,000 ही माइनस करना पड़ता। 1,00,000 से अगर कम आएगा तो उसको यहाँ से माइनस करेंगे। उसके बाद टेबल दिया है कि कैसा कैसा टैक्स लगाना है। तो 2,00,000 तक कोई टैक्स नहीं रहेगा, 2,01,000 रुपये से लेके 5,00,000 तक 10% है, 5,01,000 रुपये से लेके 10,00,000 तक 20% है। अब वो जो आएगा कर योग्य आय उसमें देख के पता चलेगा कि कौन सा इसमें से लगेगा, 10% लगेगा, 20% लगेगा। और एक लाइन और बताया है, इतना निकलने के बाद शिक्षा उपकर है, देय आयकर का 2% भी निकालना है, माध्यमिक उच्च शिक्षा देय आयकर का 1%, ये भी आपको कैलकुलेट करना है। मतलब 3 टैक्स निकालेंगे, मेन वाला टैक्स, उसके बाद शिक्षा उपकर का 2% और माध्यमिक शिक्षा का 1%, 3 टैक्स लास्ट में तीनों को जोड़ के टोटल कितने टैक्स उसको भरने हैं वो निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले देखिए मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। पहला स्टेप जो हमारा था हल करेंगे तो है ना, पहला स्टेप क्या है हमारा, शासकीय जो कर्मचारी उसका कुल वार्षिक आय कितना है। शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय, कुल वार्षिक आय
कितना दिया है क्वेश्चन में? 4,10,000 है ना, 4,10,000। अब उसके बाद उसने कहाँ कहाँ दान किया है ये आपको सबसे पहले देखना है कि टोटल उसने कितना दान किया है, उसका कितना परसेंट मुक्त है। तो देखिए ये तो उसने खरीदा था, प्रधानमंत्री राहत कोष में दान किया है उसने, है ना। तो लिखेंगे दूसरा स्टेप, आप सबसे पहले दान कहाँ कहाँ किया है वो देखोगे। वार्षिक आय के बाद प्रधानमंत्री राहत कोष में दान की गई राशि, दान की गई राशि बराबर कितना है? 20,000 है, और पूरे का पूरा टैक्स फ्री है ना, पूरे का पूरा 20,000 टैक्स फ्री है। तो पूरा वो उसको जोड़ेंगे नहीं, उसको आय में से घटाएंगे, ठीक है। उसके बाद वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम में दान की गई राशि, दान की गई राशि कितनी है? 12,000, 12,000 का 50% है ना। तो कितना हो जाएगा? 12,000 50%, 0,0,0,0, तो कितना हो जाएगा? 12×5 = 60, और ये 2 0, तो कितना हो गया? 6,000 रुपये। तो ये जो राशि है ये 100% कर मुक्त है, और ये जो हमारा 6,000 है वो भी 50% कर मुक्त है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ये कुल कर मुक्त राशि, दूसरा स्टेप जो हम निकाले थे, कुल कर मुक्त राशि, ठीक है, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20,000 और प्लस 6,000, कितना हो गया? ये 26,000, ठीक है। 26,000 आपका कुल कर मुक्त राशि है। अब वो कर मुक्त है मतलब इसका मतलब उसमें टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, तो उसको उसके आय में से हम लोग घटा देंगे। तो यहाँ पर तीसरा स्टेप जो निकलेगा आपका शेष आय, शेष आय बराबर 4,10,000 में से इतने पे तो टैक्स भरना नहीं पड़ेगा, 26,000 पे, तो उसको माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा? 3,84,000 है ना। अब 3,84,000 वो रकम है जिसपे उसको मतलब ये शेष आय इतना बच गया है। उसके बाद उसने कहाँ कहाँ जमा किया है वो देखेंगे। तो जमा देखिए उसने कहाँ जमा किया है, उसने जमा किया है, देखिए वह प्रति माह 4,000 अपने सामान्य भविष्य निधि खाते में तथा 24,000 वार्षिक बीमा प्रीमियम में जमा करता है। 4,000 रुपये सामान्य भविष्य निधि खाते में, है ना, सामान्य भविष्य निधि खाते में प्रति माह बराबर कितना है? 4,000 रुपये। तो यही वार्षिक कितना हो जाएगा? वार्षिक जमा बराबर 4,000 गुना 12, तो ये हो जाएगा 48,000, 12 चौक 48,000। और कहाँ जमा किया है? देखिए इसने और जमा किया है 24,000 रुपये वार्षिक बीमा प्रीमियम में, और 25,000 का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। वार्षिक जमा, वार्षिक जीवन बीमा
में कितना किया है, ये है 24,000। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र कितने का खरीदा है, 25,000। ठीक है, तो तीन चीजें हैं यहाँ पे, 48,000, 24,000 और 25,000। तो कुल जमा राशि उसकी कितनी होगी, बाहर इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो चौथा स्टेप जो हमारा है, कुल जमा राशि, कुल जमा राशि। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वार्षिक इसमें खाते में कितना किया है, 48,000, ये 24,000 और प्लस 25,000 है ना। तो तीनों को आप जोड़ोगे, ये हो जाएगा 97,000। ठीक है, अब इसमें हमको लिखा है कुल बचत, मतलब ये जितने भी बचत है उस पे 1 लाख तक कर मुक्त है, सभी बचत 1 लाख तक कर मुक्त है। अब ये 1 लाख से कम है ना, तो 1 लाख से कम है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि सभी, यहाँ पे लिखोगे, क्योंकि सभी बचत 1 लाख तक कर मुक्त है। 1 लाख से ऊपर रहता तब उस पर टैक्स लगता है ना, कर मुक्त है, अतः 97,000 रुपये पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई कर नहीं लगेगा। अब उस पर कोई कर नहीं रख रहा है, कर मुक्त हो गया, तो उसको भी हम घटा देंगे। ठीक है, तो पांचवा स्टेप जो आएगा हमारा, पांचवा स्टेप में कर योग्य आय, कर योग्य आय कितना हो जाएगा हमारा, कितना बाकी था शेष आय, शेष आय था हमारा 3,84,000 माइनस 97,000 करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 2,87,000। अब यही जो है कर योग्य आय, इसी में आपको टैक्स लगाएंगे, और इसी के लिए आपको टेबल देखना है कि कितने परसेंट, आपको टेबल यहीं पे देखना है। कितना है रकम, यह है 2,87,000। तो कौन सा आएगा टेबल, 2,01 रुपये से लेके 5 लाख तक, मतलब 10% आपको टैक्स, एक ही टैक्स लगेगा। अगर यही रकम 5 लाख से ऊपर हो जाता है तो 10, एक बार 10%, एक बार 20% दोनों लगता है। लेकिन ये जो रकम है 2 से 5 लाख के बीच की रकम है, तो इसमें 10% लगेगा। ठीक है, आपको टेबल यहीं पे देख लेना है। अगर ये राशि 5 लाख से अगर ऊपर हो जाता था तो एक बार 10% और फिर बाकी राशि पर 20% लगता था, ये ध्यान में रखिए। उसके बाद इस पे लगाएंगे कितना, अब टेबल में दिया गया है कि 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो 2 लाख रुपए हम लोग माइनस कर देंगे, है ना। तो देखिए, देय आयकर निकालेंगे हम, और छठवा स्टेप में देय आयकर बराबर 2,87,000 माइनस 2 लाख। 2 लाख को क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, टेबल में दिया गया है। इसका कितना, 10%। ठीक है, अब देखिए 2,87,000 में 2 लाख घटा देंगे तो कितना बचेगा, 87,000। 87,000 का 10%। ठीक है, ये कट इसमें का 1 जीरो कट, तो कितना हो जाएगा, 8,700। ठीक है, ये इसका पहला टैक्स हो गया। अब जो है क्या बोला है, शिक्षा उपकर, ये देखिए यहाँ पे शिक्षा उपकर देय आयकर का 2%, है ना। तो शिक्षा उपकर देय आयकर का 2% हम लोग लाएंगे, तो शिक्षा उपकर बराबर देय
आयकर का 2%, इसका 2%, 8,700 का कितना हो जाएगा, 8,700 का 2%, है ना। ऐसा करेंगे तो ये 2 जीरो कट, 87 गुना 2 करेंगे तो 174 रुपये ये आएगा। ठीक है, ये दूसरा टैक्स हो गया, ये भी उसको भरना है। और तीसरा जो दिया था माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर, यहाँ पे लिखेंगे माध्यमिक और उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा उपकर, है ना। वो कितना हो जाएगा, दे आयकर का 1%, दे आयकर का 1%। ठीक है, तो दे आयकर का 1% मतलब 87,000 का 1%, मतलब 8,700 का 1%, सॉरी। तो 100 से 2 जीरो कट, ये कितना आएगा, सिर्फ 87 रुपये। ये हो गया आपका तीसरा। तो 3 टैक्स है इसके, 8,700, फिर 174, फिर 87 रुपये। तो इसका जो टोटल इसको टैक्स भरना है वो कितना होगा, कुल देय आयकर, ये हमारा 7वां लास्ट का स्टेप है। देखिए, बराबर 8,700 प्लस में 174 प्लस में 87 रुपये, ये कितना हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा आपका 8,961 रुपये जो आप इसको पे करने हैं। तो समझ आया दोस्तों, इस तरीके से आपको 7 स्टेप में ये गणित सॉल्व होता है। इसके कुल 7 स्टेप है। सबसे पहले आपको उसका टोटल इनकम निकालना है, फिर उसने कितना दान किया वो निकालना है। तो दान को घटा के शेष आय निकालोगे, है ना, कर मुक्त राशि होता है वो। उसके बाद उसने कहाँ कहाँ जमा किया है, जमा को आप देखोगे कि जो बताया गया है इतने तक छूट है, उतना है या उससे कम है। उससे कम है तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगता, उसको घटाना पड़ता है। फिर उसको घटा के कर योग्य आय निकलेगा। कर योग्य आय निकालने के बाद आप टेबल देखोगे, टेबल में कितने रुपए के लिए कितने % तक टैक्स लगा रहे हैं वो देखकर आप देय आयकर निकालोगे लास्ट में। और जो उपकर रहेंगे उसको निकाल के सबको जोड़ के लास्ट में आपका फाइनल आंसर ये आएगा 7वें स्टेप पे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आपके कमेंट में आकर मैं जवाब दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं है तो क्वेश्चन भी मुझसे पूछिए, मैं आपको वो सॉल्व करवाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।